एम्स, नॉरसेट, आरआरबी, सीएचओ में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आया तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं? लेकिन हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। या तो आपको कॉपर्टी का ड्यूरेशन याद नहीं आता, आपको क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि कब कौन सा मेथड यूज किया जाता है या उसे कितने ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर आपको पर्ल इंडेक्स फॉर्मूला आज तक समझ नहीं आया है। और ये सब कंफ्यूजन होने के बाद आता है नेगेटिव मार्किंग का झटका। इसलिए आज का सेशन हम बहुत ही शॉर्ट, क्रिप्स और एग्जाम फोकस्ड रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ जाएगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और सब कुछ ऐसे रिवाइज करेंगे कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी हो। हेलो बच्चों, आई एम पूजा, यूर एन प्रेप एजुकेटर, और आज का हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन को समझना नहीं है, बल्कि सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रासेप्शन के साथ, यानी बेसिक होता क्या है कॉन्ट्रासेप्शन। इसका सिंपल सिंपल सा मोटो होता है, या सिंपल आपको ध्यान रखना है कि इसे तब यूज़ किया जाता है या तो आपको इम्प्लांटेशन को रोकना हो, या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ही रोकना हो, है ना। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे कंसेप्शन ना होने दिया जाए, उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। इससे क्या होगा? कंसेप्शन विल बी प्रिवेंटेड। देयर कैन बी मेनी इंडिकेशंस। या तो जो कपल है वो अभी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें अभी कंसीव नहीं करना है, दैट कैन बी अ इशू। यहाँ पर बहुत सारे एमएलसी केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर अपने को अबॉर्शन या एमटीपी एक्ट यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ होंगे। अपने को बेसिक बेसिक से कंसेप्ट ही समझ के चलने हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट पे जाने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास रहते हैं स्पेसिंग मेथड्स, जो कि टेम्परेरी है। यानी कि इन्हें वो कपल्स यूज करेंगे जो कि फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, दे वांट अ चाइल्ड, लेकिन फिलहाल वो गैप ले रहे हैं। स्पेसिंग मेथड के अंदर भी हमारे पास काफ़ी फर्दर टाइप्स रहते हैं, जैसे बैरियर मेथड्स भी यहीं पर आएंगे, इंटरट्रेंड डिवाइसेस भी यहीं पर आते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। बैरियर का सिंपल मतलब होता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स हेयर। सबसे फर्स्ट है कॉन्डम्स, दीज कैन बी मेल्स एंड दीज कैन बी फॉर फीमेल्स ऑल्सो, है ना। उसके अलावा वी हैव डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली दो पॉइंट्स बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ बैरियर मेथड जो कि दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करता है। दिस कैन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड दिस कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ऑल्सो, है ना, लाइक एचआईवी, उसको भी ये क्या करेगा? प्रिवेंट कर देगा। दूसरा है डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स को कब तक लीव ऑन छोड़ना होता है। तो दीज शुड बी लीव ऑन अप टू 5 to 6 आवर्स, है ना। आफ्टर यूजिंग 5 to 6 आवर्स तक इनको वहां पे रखना है, क्योंकि दीज कैन परफॉर्म स्पर्मिसाइडल एक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपके पास फिजिकल मेथड के अंदर ही इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वो रहेंगे जिन्हें यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो वहाँ पे रहेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसकी वजह से ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हैम्पर करेंगे। तो आईयूडीज जो रहती हैं वो बेसिकली तीन जनरेशन के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन हमारी रहेगी बेसिक वाली आईयूडी, यानी कि जो नॉन मेडिकेटेड रहती है। सेकेंड जनरेशन हमारे पास रहती है जिसमें से कॉपर रिलीज होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसे हम कॉपर टी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉपर टी 380A। कॉपर टी 380A से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दिस इज़ अ कॉपर टी, या फिर ये एक ऐसा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसे कि 10 साल के पीरियड तक भी रखा जा सकता है। इट कैन बी लीव ऑन अप टू एन इंटरवल ऑफ 10 years, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी हार्मोन रिलीजिंग, यानी जिसमें से साथ में हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे, एंड विद इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स ये आगे कंसेप्शन नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है मेरे ना। क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आइडियल टाइम क्या होना चाहिए आईयूडी इंसर्शन का। तो आइडियल टाइम रहता है, दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इट शुड बी इन द पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज, एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कितना? विद इन 10 days, ठीक है। दिस इज अ डायरेक्ट पॉइंट जो कि आपसे सीधा वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि वो वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन वाले हार्मोन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीस। यहाँ पे आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हो, माला एन,
माला डी, ये वाली जो कंबाइंड पिल रहती हैं, ये नॉर्मली एनएचएम के थ्रू किसी भी सब सेंटर पीएचसी सीएचसी पर इजीली अवेलेबल रहती हैं, एंड यहाँ से आपको नाम ध्यान रखने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है सहीली पिल्स। ये आपके भाई एग्जाम फेवरेट हैं और चांसेस ज़्यादा हैं इसके पूछे जाने के। दीज पिल्स आर नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल, तो यानी कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी क्या रहेंगे, बाकी वालों से कम रहेंगे, एंड इसके अलावा ये वीकली पिल रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं जो कि न्यूली मेथड्स है। पहले सारे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव थे, अब ये वाले मेथड्स भी आने लग गए हैं जिसमें हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे डीएमपी या फिर एंटारा। एंटारा जो रहेगा, इट कैन बी गिवन इन एन इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, है ना, 3 महीने के गैप पे इसको इंजेक्ट किया जा सकता है और इसका इफेक्ट रहेगा वो 3 महीने तक चलेगा, यानी ओरल की तरह डेली या फिर वीकली पेशेंट को टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास कम रिलायबल मेथड्स भी रहते हैं जिन्हें हम नेचुरल मेथड्स बोलते हैं, जो कि हमेशा से यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो ये एडवाइस भी नहीं किए जाते हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड रह सकता है लैक्टेशनल एमेनोरिया का, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी होना ही पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू द हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन दैट फेज, क्योंकि उस टाइम पे लैक्टेशन चलती है तो एमेनोरिया रहेगा तो कंसेप्शन भी नहीं होगा। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा आइडल है। इसके अलावा देयर आर सम आइडल मेथड्स जो कि डिपेंड करते हैं आपके कैलेंडर मेथड पर। इसे हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं या फिर रिदम मेथड भी बोलते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेट कर लिया जा सकता है कि कितने डे पर ओव्यूलेशन हो रही है एंड द कंसेप्शन कैन बी अवॉइडेड ऑन दैट डे। बट रिदम मेथड भी सिर्फ उन लोगों में एप्लीकेबल है जिनका साइकिल नॉर्मल चलता है। अगर वो इरेगुलर है तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। अदर देन दिस वन मेथड इज क्वाइटस इंटरप्टस दैट कैन बी यूज फ्रॉम द मेल साइड्स, लेकिन इसका कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आपको इसे एडवाइस नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो है टर्मिनल मेथड्स, यानी परमानेंटली ही हम परमानेंटली ही हम कंसेप्शन के चांसेस को कम कर देंगे। इसमें 2 टाइप्स रह सकते हैं। इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टमी, जिसमें हम क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, वापस से टाई कर दिया, जिसकी वजह से आगे ओवम जाएगा ही नहीं। इन मेल्स इट इज कॉल्ड वेसेक्टमी। वेसेक्टमी में क्या होगा, वासा डिफरेंस को हम कट कर देंगे, जिससे स्पर्म आगे जाएंगे नहीं, तो कंसेप्शन होगा नहीं। ये दोनों के दोनों मेथड्स आपको तब सजेस्ट करने हैं किसी को भी जो फैमिली प्लानिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो वेसेक्टमी है वो डायरेक्ट इंसिजन करके भी करी जा सकती है, लेकिन एक नई टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी। दिस इज अ न्यूअर मेथड जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं कि इसमें स्कैल्पल या इंसिजन का यूज नहीं किया जाएगा। तो दिस मेथड इज लेस कॉम्प्लिकेटेड और ब्लडलेस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास भाई जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, दैट इज पर्ल इंडेक्स, यानी कैलकुलेट किस तरीके से करना है। पर्ल इंडेक्स आपको ये बताता है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। वो हम कैलकुलेट करते हैं विद दिस फॉर्मूला है आपका टोटल कितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज हुई हैं, डिवाइड आपको करना है इसे टोटल मंथ इंटू 1200। दिस इज द फॉर्मूला, और ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना पर्ल इंडेक्स कम होगा उतना ज़्यादा मेथड है इफेक्टिव होगा। सिंपल सिंपल सी चीज़ है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का पर्पस था प्रेगनेंसी को रोकना, अगर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई इसका मतलब हमारा मेथड उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सिंपल एज दैट। अदर देन दिस हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिन्हें तब यूज़ करना है या तो बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम फेलियर हो गया, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स। इसमें आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे, इंटरकॉर्स जो था दैट वाज अनप्रोटेक्टेड एंड इट कैन बी बैरियर फेलियर आल्सो। बट इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है, अप टू 72 आवर्स ये जो पिल है वो ली जा सकती है। यहाँ पे आपको पिल का एग्जांपल ध्यान रखना है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। एंड अप टू 72 आवर्स में भी आपको पेशेंट को ये एडवाइस करना है, जितना ज़्यादा टाइम इंक्रीज होता जाएगा उतना ज़्यादा ही पिल की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 mg। सो इट इज़ एडवाइज अप टू 72 आवर्स रहेगा, बट 24 आवर में ज़्यादा इफेक्टिव है, 48 आएंगे और कम इफेक्टिव हो जाएगा, 72 आवर में ली जाएगी तो और ज़्यादा कम इफेक्टिव। ठीक है, तो ये भी फेल हो सकता है। इट इज़ नॉट ऑल्सो कि 100% ये चलेगा ही।
तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे टॉपिक और पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो इट इज़ ऑल्सो कवर्ड ऑन एनप्रेप ऐप, आप वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। और सिर्फ एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको बाद में रिवाइज भी करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। एंड इफ अगर आप नॉर्सेट के लिए सीरियस हैं, तो आपके लिए फिलहाल सबसे बेस्ट है 45 डे का रैपिड रिवीजन प्लान, जो कि एनप्रेप ने फिलहाल ही लॉन्च किया है, जिसमें इतने कम टाइम के अंदर पूरा ही नर्सिंग का सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा, जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लोगे, जो कि आपसे नॉर्सेट और बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस पूरे प्लान के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से रिकॉल अप्लाई करना है, कैसे रिवाइज करना है अंटिल नॉर्सेट 10। पूरे के पूरे में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें 100 आवर्स के अंदर नर्सिंग का सारा सिलेबस कवर्ड है। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक है, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदर देन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रैपिड रिवीजन के नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब हमारे पास इतने सारे नोट्स रखे होते हैं, इतने बल्कि नोट्स होते हैं, उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मोटिवेशन ही नहीं आता। लेकिन अगर पूरा का पूरा सिलेबस इतनी सी बुक में कंसाइज हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत आसान रहता है और आप बहुत इजीली उसे कवर कर लेते हो। तो अभी तक तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक इतना भी टफ नहीं है, बस तुमने सही से पढ़ा नहीं है, सही से रिवाइज नहीं किया है। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से पता है, पर्ल इंडेक्स क्या होता है वो पता है, सारे के सारे नाम पता है, उनकी ड्यूरेशन और यूज अच्छे से पता है, तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन के टॉपिक से तुम्हारा एक भी मार्क कट नहीं होगा। और अगर आपको 45 डे रैपिड रिवीजन एंड साथ में रैपिड रिवीजन फ्री नोट्स के लिए लिंक चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अपने प्रिपरेशन को अभी से सीरियस लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट वही रहता है जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवीजन करता है। ऑल द बेस्ट।